हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। अभी तक आप सभी लोग ये बात समझने में सक्षम हो गए हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ इट इज फॉर्मुलेटेड, परिकल्पना क्या होती है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, एंड व्हाट आर द बेसिक बेस ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाने का हमारे पास आधार क्या होता है। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है। इसको हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप। हाइपोथेसिस होती क्या, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। आ, कोई भी परिकल्पना जब एक शोधकर्ता या रिसर्चर बनाता है तो उसके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और एक्सपेक्टेशंस मतलब कुछ उम्मीदें होती हैं जो भी उसके दिमाग में वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स को लेके। तो यहाँ पे जो भी वो कथन दे रहा है, ये कथन किसके बीच में है? वेरिएबल्स के बीच में, उससे उससे संबंधित, उससे कंसर्निंग। इट स्टेट द रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशंस concerning the relationship between the variables in the research problem। द रिसर्च प्रॉब्लम में जो भी आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं, उन वेरिएबल में आप किस प्रकार का संबंध देखना चाह रहे हैं, उस संबंध से संबंधित आपके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसका एक कथन जो होता है वो परिकल्पना के रूप में होता है। वास्तव में परिकल्पना होती क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? परिकल्पना को, हाइपोथेसिस कैन बी डिफाइंड इन एनी ऑफ थ्री वेज। मैं आपके साथ यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार रख रही हूँ और हाइपोथेसिस को इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार के द्वारा आप आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप इसका जो है, किस तरह से आप लिख सकते हैं? हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। परिकल्पना किसी भी समस्या का एक टेंटेटिव समाधान हो सकता है, ठीक है, होता है। Hypothesis is the intelligent guess about the solution of the problem। परिकल्पना क्या है? एक बुद्धिमत्तापूर्ण, आपने समस्या का खोजा हुआ समस्या का समाधान, या खोजा, उन्हें गैस किया, उसने अंदाजा लगाया, बुद्धिमत्तापूर्ण अंदाजा लगाया, ठीक है। तीसरा तरीके से आप लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस इज द कंजक्चरल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। परिकल्पना एक अनुमानित कथन है जो चर है, उन चरों के बीच में संबंधों को दर्शाने वाला, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रकार का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु इन तीनों को आप गौर करें तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है अच्छे से कि जो हाइपोथेसिस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टेंटेटिव सॉल्यूशन, है ना, इंटेलिजेंस गैस, कंजक्चरल स्टेटमेंट, एक अनुमानित कथन। तो क्या बात समझ में आ रही है इन तीनों चीजों से, तीनों प्रकारों से, कि जो हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव है, वो वो आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन बट आर टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो क्या है आपके पास परिकल्पना? एक सिर्फ एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूं, मान लीजिए आप अ, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चलिए पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कल सुबह आपका पेपर है, रात में 12 बज रहे हैं करीब, घर में आप पढ़ रहे हैं, घर पे हैं, हॉस्टल में जहां भी पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपका जो टेबल लैंप है वो बंद हो गया। जब टेबल लैंप स्विच ऑफ हो गया तो इमीडिएटली आपके दिमाग में कुछ विचार आए, कुछ कथन आए कि लाइट क्यों गई, या टेबल लैंप बुझ क्यों गया, ठीक है ना। तो टेबल लैंप बुझ क्यों गया, तो आपके मन में पहली बात तो ये आई कि कहीं प्लग तो नहीं हिल गया, जिस प्लग से लगा हुआ है आपका टेबल लैंप वो हिल तो नहीं गया है, या कहीं पूरे
जगह की, स्ट्रीट की लाइट तो नहीं गई है, या कहीं घर में अपना जो फ्यूज है वो तो नहीं उड़ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है आपका जो बल्ब है उसका फ्यूज उड़ गया है। आप देखिए बहुत अलग अलग तरीके के आपके दिमाग में कुछ कथन आए। ये सारे कथन कैसे हैं? आपके टेंटेटिव है, ठीक है ना। अब इन जो कि अनुमानित है ना, अब उसको अनुमानित को आप सही देखने के लिए कि कौन सा सही है, मैं जो भी अनुमान लगा रहा हूं, कौन सा अनुमान सही है, उसको जानने के लिए क्या किया आपने? आप अपनी जगह से उठे, ठीक है ना। सबसे पहले आपने आ, प्लग को देखा, वो हिला तो नहीं है, जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने जब जगह पे लगा हुआ है, हिला हुआ नहीं है, तो आपने जो पहले सोचा था कि कहीं स्विच हिल तो नहीं गया, तो वो आपका जो अनुमानित कथन था वो गलत सिद्ध हो गया। मतलब उसने आपके आपके उत्तर को सपोर्ट नहीं किया। फिर आपने खिड़की खोल के बाहर झांक के देखा तो बाकी जगह लाइट थी, तो दूसरी चीज भी आपकी सपोर्ट नहीं की। तीसरा आपने देखा कि कहीं बल्ब तो नहीं निकला हुआ है, ठीक है ना, बल्ब तो फ्यूज नहीं है, तो आपने अपने मोबाइल की रोशनी में, टॉर्च की रोशनी में आपने देखा तो बल्ब अपनी जगह पे सही है। फिर इसके बाद आपने कार के नीचे जाके देखते हैं, फ्यूज को चेक किया, तो फ्यूज उड़ा हुआ था, है ना। तो आपने फिर फ्यूज को ठीक किया। तो इतनी बात से क्या समझ में आ रहा है? इस बात से समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन है, उसको हमको फिर क्या करना पड़ेगा? सही सिद्ध करना है ना। उसको देखना कौन सी चीज सही है, उसको सही सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? है ना, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फाइनल सॉल्यूशन। पर आप फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? है ना। फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। एनालाइज करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, फाइंडिंग्स आएंगी कुछ। उन फाइंडिंग के आधार पे आप देखेंगे कि जो भी आपका टेंटेटिव सॉल्यूशन था, जो भी आपने परिकल्पना बनाई थी, वो उसको सपोर्ट कर रहा है और या सपोर्ट नहीं कर रहा है, वेदर इट इज सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड। कभी भी सत्यापित सही सिद्ध नहीं करते अपन, जो भी हमारा उत्तर आता है उसको सही सिद्ध नहीं किया जाता, ठीक है ना। परंतु एक बात और समझ में आ रहा है, फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने डेटा कलेक्शन किया, फिर आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल की, सांख्यिकी का प्रयोग किया। इसका मतलब आपके पास कैसी रिसर्च होनी चाहिए? वो रिसर्च होनी चाहिए, बताइए, क्वांटिटेटिव, यस। कैसी रिसर्च होनी चाहिए? क्वांटिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए, जरूरी है। तो जितनी भी क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक, जितनी भी संख्यात्मक शोध होते हैं, उन सभी में परिकल्पना बनाई जाती है। कुछ हमारी विवरणात्मक शोध होते हैं, वहां पर भी इस्तेमाल होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होते हैं। और साथ ही साथ कुछ रिसर्चर अपने जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसको का क्वांटिफिकेशन करते हैं, है ना। और क्वांटिफिकेशन करके फिर उनके पास नंबर में डेटा आ जाता है, फिर उसमें वो सांख्यिकी लगाते हैं, तो वहां तब ऐसी स्थिति में लगा सकते हैं। परंतु इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपके पास क्या हो? आपके पास संख्या में प्रदत्त हो, ठीक है। आपका शोध कार्य कैसा है? क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गई बात? तो हाइपोथेसिस क्या हो गई? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक। चलिए आइए देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस आप किस आधार पर बनाएंगे। बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्योंकि हाइपोथेसिस आप नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, परंतु किस आधार पे आपने नल हाइपोथेसिस बना दी, या किस आधार पे आपने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना, बिना बेस के। क्योंकि हाँ, रिसर्च में आप जो कुछ भी आपने आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं वो प्रॉपर जस्टिफाई होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन की बेसिस क्या है। किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए तीन मेनली टू बेस होते हैं: रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर और रिलेटेड थ्योरी। आपने जैसे मान लीजिए कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च को
करने के लिए आपने उसको थॉरोली देखने के लिए आपने प्रॉब्लम लिया, उससे रिलेटेड आपने रिव्यू को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब रिव्यू को पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें होने की संभावना है? जब जो भी आप रिव्यू देख रहे हैं, तो हो सकता है जो भी आपने समस्या ली है, उस समस्या से संबंधित कोई भी रिसर्च हुई ना हो, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि रिसर्च हैव बीन कंडक्टेड, है ना। देखिए, जब कोई रिसर्च हुई ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो फील्ड कैसा है? देर इज अ गैप, GAP, गैप। वहां पर क्या है? बहुत बड़ा गैप है। मतलब वहां पर आवश्यकता है कि हम शोध करें, है ना। उस पर शोध करने की बहुत आवश्यकता है। जो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, आपने देखा कि आपने जो टॉपिक लिया, प्रॉब्लम ली, उससे रिलेटेड आपको रिव्यू मिले। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिर कंडीशन होती है कि बहुत थोड़ी बहुत रिसर्चेज हुई हैं, फ्यू रिसर्चेज हैव बीन कंडक्टेड। दूसरी कंडीशन होती है लार्ज नंबर ऑफ रिसर्चेज हैव बीन कंडक्टेड, है ना, कि आप जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें बहुत सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर फ्यू रिसर्चेज हुए हैं, कुछ ही रिसर्चेज हुए हैं, दैट मीन्स ऐसी स्थिति में जो अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रिजल्ट्स के आधार पर किसी भी चीज का सामान्यीकरण करना संभव नहीं है। जब हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं तो इट इज रिक्वायर्ड मोर रिसर्चेस। तब वहां पे रिसर्च करना और जरूरी हो जाता है। ठीक समझ में इतनी बात आ रही है कि हमको उससे रिलेटेड रिसर्चेस मिली तो, परंतु वो बहुत कम है ना, जिसके आधार पर हम जनरलाइजेशन करना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या हो जाता है कि आप वहां पे रिसर्च आपको और करनी ही पड़ेगी या होनी चाहिए। परंतु जब आपको लार्ज नंबर ऑफ रिसर्चेस मिल रही हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? दो कंडीशन हो सकती हैं अलग अलग। पहला, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट। जो भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग रिसर्चेस खूब सारी हुई हैं, जो उनका रिजल्ट आ रहे हैं या उनकी जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, उनमें एक संगतता है, एक से करीब करीब एक जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं आप। जब एक जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप आसानी से जनरलाइजेशन कर सकते हैं, सामान्यीकरण किया जा सकता है। जनरलाइजेशन कैन बी डन, नो नीड ऑफ फर्दर रिसर्च। ऐसी स्थिति में कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हम फिर से दोबारा से और वो रिसर्च करें। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम उस पर हो चुका है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वहां पे जो भी आप देख रहे हैं रिव्यू, उनमें इनकंसिस्टेंसी है, असंगतता है, बहुत भिन्नता है। किसी ने कुछ रिजल्ट पाया, किसी ने कुछ रिजल्ट पाया, किसी ने कुछ रिजल्ट पाया। मतलब जो रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उनमें एक समानता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब एक समानता नहीं है तो यहाँ पर रिसर्च करने की या वेरीफाई करने की उसको आवश्यकता हो जाती है। देयर इज अ नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन एंड रिसर्च, की उस पर फिर से और काम किया जाए। ठीक है, ताकि सही समझ में आया कि क्या चीज वास्तव में सही है और क्या चीज सही नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी स्थिति निर्मित होंगी और उन स्थितियों में आपका क्या निर्णय होगा। तो आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, आप परिकल्पना बना रहे हैं, तो आपने अगर शून्य परिकल्पना बना रहे हैं तो यहाँ पर फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वेरी फ्यू रिसर्चेज हैं, है ना। परंतु आपको बहुत सारे रिसर्चेस मिल रही है तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? बहुत सारे रिसर्चेस मिली हैं, उनके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है, समानता है, जनरलाइजेशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या नीड है? देयर इज नीड ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, अब इसके बाद देखते हैं कि थ्योरी से आपको कैसे आप परिकल्पना बना सकते हैं। ठीक है ना। रिलेटेड थ्योरी अगर है, जो भी हमने प्रॉब्लम लिया उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी है, तो उस थ्योरी के आधार पर आप देखिए कुछ दिमाग में प्रश्न आते हैं। हाउ टू यूज, ठीक है ना, जो थ्योरी है उसको आप कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग या फिर कॉग्निटिव थ्योरी या लर्निंग बिहेवियर, है ना। आपकी समस्या इनमें से किसी भी एक चीज से मान लीजिए रिलेटेड है। अगर किसी भी एक चीज से रिलेटेड है तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप उसी थ्योरी को आधार बनाकर फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाए, क्योंकि वो काम उसने उस एक पर्टिकुलर
प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पे किया था, अब आप उसी चीज को देखना चाह रहे हैं कि ना अब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे काम करना चाह रहे हैं, है ना। और मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो उसमें से मान लीजिए आपने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल लिया, है ना। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को आप यूज करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं क्या जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उन मिडिल स्कूल के बच्चों पर, उनको हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल से पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, और एक ऐसा ग्रुप जिसको कि हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो फिर आपने आपकी यहाँ पे हाइपोथेसिस बन जाएगी आसानी से। अपन देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसको भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से थ्योरी भी जो है वो आपको मदद करती है हाइपोथेसिस को बनाने में। ठीक है, हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के दो आधार मैंने अभी आपको बताया। एक बताया है मैंने आपको रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, और दूसरा रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड रिलेटेड थ्योरी, hypothesis कैन बी formulated. देयर आर मेनली, अगर रिव्यू, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि आपको रिसर्चेस बहुत ज्यादा मिल ही नहीं रहे हैं, है ना, या मिले भी हैं रिसर्चेस तो उनमें इनकंसिस्टेंसी है, उसमें समानता नहीं है, एक जैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कौन सी परिकल्पना बनाएंगे, वहां पर नल फॉर्म में बनाएंगे, शून्य परिकल्पना बनाएंगे। शून्य परिकल्पना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया जाता करके, ये क्या कहलाती है, आपकी शून्य परिकल्पना कहलाती है। दूसरी होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है, जनरली अपन इसको लिखते हैं, देखो, नल हाइपोथेसिस को H0 लिखते हैं, और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को H1 के रूप में लिखा जाता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपको जो रिव्यू मिला है उस आधार पर आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं, कि आप सकारात्मक अंतर मिलेगा, सकारात्मक अंतर नकारात्मक रूप में मिलेगा, जो भी है डायरेक्शनल फॉर्म में आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई। तो दो प्रकार से यहाँ पे हाइपोथेसिस बनती है। ठीक है, नल नल फॉर्म में और डायरेक्शनल फॉर्म। हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड इन नल फॉर्म और डायरेक्शनल फॉर्म। जो भी आपके रिव्यू मिल रहे हैं उस रिव्यू के आधार पर आप ये तय करेंगे किस रूप में आप बनेंगे, उसी आधार पर आप अपने हाइपोथेसिस को जस्टिफाई भी करेंगे। ठीक, समझ में बात आ रही है। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी परिकल्पना को बनाने का आधार क्या होता है, बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर नाउ? अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषता है, ये है। सबसे पहली बात, जो भी आप परिकल्पना बना रहे हैं उसका जो भी आपने फॉर्मेट लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग। उसको आप प्रॉपरली जस्टिफाई अगर कर पा रहे हैं तो वो सही है, अन्यथा वो सही नहीं होगी। बता, आप सिद्ध कर पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाई है, और तो क्यों बनाई है ना, उसका आप स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं। या मैंने यहाँ पे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई है तो उसके पीछे मेरा क्या कारण है। ठीक है, तो उस चीज को आप ना जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना, औचित्य निर्धारण कर पा रहे हैं। वहां पे आपको करना पड़ेगा लिखते समय, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे उस समय। दूसरी विशेषता है, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रिडिक्टेड आउटकम। एक अच्छी हाइपोथेसिस, है ना, एक अच्छी हाइपोथेसिस को पढ़ते से ही कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो वहां पर क्लियरली कि प्रिडिक्टेड आउटकम क्या है ये समझ में आने लगता है। ठीक है ना, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस में ऑलरेडी दिया रहता है, तो ये क्लियर होना चाहिए उससे। तीसरी बात, इट क्लियरली स्टेट्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन डिफाइंड वेरिएबल। जो भी परिकल्पना लिख रहे हैं, तो जो शोध करता है, रिसर्चर है, वो क्या उम्मीद कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो वेरिएबल्स उनमें वो क्या रिलेशनशिप देखना चाह रहा है, संबंधों की क्या व्याख्या करना चाह रहा है, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। वो जो वर्ब यूज कर रहा है बहुत क्लियर वर्ब होना चाहिए। चौथी बात, इट इज टेस्टेबल विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। समय सीमा के अंदर ही जो भी आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसको समय सीमा के अंदर आप क्या कर सके, उसका जांच कर पाए, ये ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी एक अच्छी परिकल्पना में ये चार विशेषताएं होना
बहुत जरूरी है कि इट इज बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सप्लेनेशन for the predicted outcome. It clearly states the expected relationship between defined variables. It is testable within a reasonable time frame. तो एक रिसर्चर को इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी वो परिकल्पना बना रहा है, परिकल्पना वो सही तरीके से जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका जो भी रिलेशन बता रहा है वो प्रॉपर उसने वर्ब यूज किया है, क्रिया एक्शन क्रिया शब्द है ना, या नहीं किया है, और समय सीमा के अंदर ही उसको वो बता पाए। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, परिकल्पना के प्रकार। परिकल्पना के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो होते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, तीन प्रकार की मोटे मोटे तौर से होती है हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस, दूसरा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और तीसरा ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस क्या होती है, और उनको लिखते कैसे हैं, इनको एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने सपोज ऑब्जेक्टिव लिया, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव लिया, आपने क्या लिया ऑब्जेक्टिव, टू कंपेयर अपना एंजाइटी, किसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, टॉपिक आपका है देखना चाह रहे हैं आप एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्कूल टीचर्स का। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपने जो परिकल्पना बनाई, उस परिकल्पना में क्या किया आपने, टू कंपेयर मीन स्कोर्स ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्कूल टीचर्स। ऐसे इस वाली परिकल्पना में आप देखिए क्या है यहाँ पर चीज इस्तेमाल की गई है, आप ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अगर आप ना यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले रिसर्च हाइपोथेसिस बताई थी मैंने। तो रिसर्च हाइपोथेसिस लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक तो आपका यही था कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, एंजाइटी को मेजर करना चाह रहे हैं मेल फीमेल स्कूल टीचर्स से। तो यहाँ पर आप देखिए वर्डिंग क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड जेंडर ऑफ स्कूल टीचर्स, है ना। तो जो इसको हिंदी में बता दे रही हूँ कि जो चिंता है ना, और जो लिंक है स्कूल टीचर्स के, उनके बीच में कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। तो ये परिकल्पना कैसी होगी, सिंपल सी सीधी सी आपका ये शोध परिकल्पना है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। परंतु इसी हाइपोथेसिस को आप लिख रहे हैं किस फॉर्म में, अगर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, सांख्यिकी फॉर्म में लिख रहे हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, यहाँ पर मीन स्कोर। मीन स्कोर किसका, एंजाइटी, जो भी टेस्ट आपने एंजाइटी अप्लाई किया मेल और फीमेल स्कूल टीचर्स पर, उसके जो भी स्कोर आए उसके आपने क्या निकाला, मीन निकाला, है ना। तो मीन स्कोर के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये कैसी हो गई, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है। तीसरा, आप अगर ऑपरेशनल हाइपोथेसिस लिख रहे हैं, तो ऑपरेशनल हाइपोथेसिस में बहुत सिंपल सा थोड़ा सा फर्क हो जाता है स्टैटिस्टिकल और ऑपरेशनल में। यहाँ पर हम टूल को जोड़ देते हैं कि किस टूल के द्वारा हम उस वेरिएबल का मापन कर रहे हैं। There is no significant difference in mean score of anxiety of male and female school teachers when anxiety is assessed with the help of anxiety scale developed by so and so XYZ, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, आपने जो भी टेस्ट इस्तेमाल किया हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल क्या किया है कि हम किस टूल का, किस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं उसको यहाँ पर जोड़ देने से वो कैसे हो गई है, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस बन गई। रिसर्च हाइपोथेसिस में वहां पे अब मीन स्कोर नहीं लिखा, सिंपल स्टेटमेंट में था, परंतु जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में वहां पे हमने क्या वर्ड यूज किया, मीन स्कोर वर्ड यूज किया। ठीक समझ में आ रही बात। और ऑपरेशनल हाइपोथेसिस में हमने यहाँ पे किस उपकरण के द्वारा एंजाइटी का मापन कर रहे हैं इसको मेंशन कर दिया। क्लियर। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, टू कंपेयर मीन स्कोर ऑफ अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको टीचिंग विद कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एंड कंट्रोल ग्रुप टीचिंग विद द ट्रेडिशनल मेथड, ओके, ऑफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स।
ठीक है, मिडिल स्कूल माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के ऊपर अपन देखना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में। एक उनका प्रयोगात्मक समूह है, प्रयोगात्मक समूह को किस विधि से पढ़ा रहे हैं, क्या टीचिंग मॉडल यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज कर रहे हैं। और दूसरा हमारा नियंत्रित समूह है, नियंत्रित समूह को हम पढ़ा रहे हैं अपनी परंपरागत विधि द्वारा। ठीक है, उस गणित के सब्जेक्ट को। तो ऐसी स्थिति में रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और ऑपरेशनल हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस लिखने का तरीका हो जाएगा यहाँ पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप ऑफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मैथमेटिक्स का अचीवमेंट हमारे पास आ रहा है किसका, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का, प्रयोगात्मक समूह के और नियंत्रित समूह का, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। परंतु जब हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी लैंग्वेज आपकी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स अचीवमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप ऑफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो गणित में अंक आए हैं, अचीवमेंट आया है, उसका मीन स्कोर प्रयोगात्मक समूह का और नियंत्रित समूह का, उन दोनों के बीच में जो अंतर है, ये नो कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। ये शब्द हो जाएगा हमारा कैसे, सांख्यिकी हाइपोथेसिस में। ठीक है, संख्यात्मक हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तीसरा है ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। अगर आप लिखेंगे सीखा, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स achievement of experimental group and control group of middle school students when experimental group teaches with the help of concept attainment model and कंट्रोल ग्रुप बाय ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पे क्लियर कट बताया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ये कैसा हो गया, ये आपकी ऑपरेशनल हाइपोथेसिस हो गई। तो जितनी भी अभी हम हाइपोथेसिस देख रहे हैं, तो आप इसमें देख समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि परिकल्पना हमेशा वर्तमान काल में ही लिखी जाती है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, क्योंकि हम ये करेंगे, करने पर फ्यूचर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने डिसाइड किया हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही थी बात। तीसरा अगर एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए, टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कोरिलेशन बिटवीन क्या है, एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट और हाई स्कूल, नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके। ठीक है, तो ऐसे ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे अब आप तीनों प्रकार के जब हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तीनों प्रकार कैसे प्रकार से लैंग्वेज भाषा का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। मतलब जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स का जो एंजाइटी है और एकेडमिक अचीवमेंट में हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हाई स्कूल भी डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल, देखिए नो लिखा तो दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया, मीन स्कोर, है ना। तो ये इससे स्पष्ट हो गया कि अब आपकी परिकल्पना कैसी है, हाइपोथेसिस कैसी है, ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। ठीक है, परंतु जब ऑपरेशनल हाइपोथेसिस में हम आपको बताएंगे यहाँ पर इतना सब लिखने के बाद कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन mean score of anxiety and academic achievement of high school students when anxiety is assessed with the help of so and so xyz tool and academic achievement by final marks of previous class। जैसे 9th क्लास का है तो 8th बोर्ड एग्जामिनेशन के जो मार्क्स आए होंगे उस एकेडमिक अचीवमेंट को लिया गया, ठीक है ना। और उनकी एंजाइटी को मेजर किया गया, ठीक है। तो उसका फिर दोनों में क्या संबंध है उसको देख रहा था। ये आपका हो गया ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। समझ में आ रही थी बात। अब देखो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस लिखी है, इन हाइपोथेसिस में आप ये चीज नोट करेंगे कि तो प्रेजेंट टेंस में है। दूसरी बात, यहाँ पर ये सारी की सारी कैसी है, नल हाइपोथेसिस है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अगर आपको रिसर्च बहुत ज्यादा मिल रही है तो फिर आप लिखेंगे देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज फाउंड, मतलब मिल सकता है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सो एंड सो। तो यहाँ की कैसी हो जाएगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है।
देखिए, अब आपने इतनी चीज समझी तो आपको, मुझे लगता है कि आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे देखेंगे और आपने सुना है पूरा, तो आपको सारे कंसेप्ट परिकल्पना से संबंधित स्पष्ट हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है, समझ में बात नहीं आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।